नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कानपुर में पीएम मोदी शुभम के परिवार से मिलकर हुए भावुक। ऐसा के आंसू निकले। ऑपरेशन सिंदूर की टी-शर्ट पहनकर पहुंचे लोग। बिहार में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा, वादा पूरा करके बिहार आया हूं। कहा था पहलगाम के आतंकियों को कल्पना से परे सजा मिलेगी। सेना ने उनके ठिकाने खंडर बना दिए। अंकिता भंडारी मर्डर केस, भाजपा नेता के बेटे समेत 3 को उम्र कैद। 2 साल 8 महीने बाद जिला कोर्ट का फैसला। हत्या करके लाश नहर में फेंकी थी। पंजाब में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 5 की मौत। मलबे में दबे 29 वर्कर निकाले गए। 40 काम करते थे। बारूद और केमिकल बरामद। देश में कोरोना के 1828 एक्टिव केस, 15 मौतें। गुजरात में एक दिन के नवजात की रिपोर्ट पॉजिटिव। 8 महीने की बच्ची ऑक्सीजन पर। और एमपी यूपी में 14 दिन बाद आएगा मानसून। बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन, इससे मानसून में देरी होगी। देश में अब तक 33% ज्यादा बारिश। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय के मद से 47,574 करोड़ रुपए की 15 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। हरी झंडी दिखाकर नयागंज स्टेशन से मेट्रो को रवाना किया। इसमें वंचित वर्ग के बच्चे पहली यात्रा के साक्षी बने। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में आयुष्मान वय वंदन योजना के लाभार्थियों को हेल्थ कार्ड वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नयागंज से कानपुर सेंट्रल के बीच चलने वाली मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे को सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल तक के नए भूमिगत सेक्शन का उद्घाटन उन्होंने किया। इस रूट पर चुन्नीगंज, बड़ा चौराहा, नवीन मार्केट, नयागंज और कानपुर सेंट्रल जैसे 5 नए भूमिगत स्टेशन आते हैं। वहीं घाटमपुर में 660 मेगावाट की 3 इकाइयों और पनकी में एक तापीय विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश से पड़ोसी राज्यों को स्थायी और भरपूर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। यही नहीं, पनकी पावर प्लांट से कल्याणपुर तक 2 नए रेलवे ब्रिज का लोकार्पण भी किया। रुक करेंगे अगली खबर का कानपुर से। अगली अहम खबर, जहां भीषण गर्मी के बीच कैसको की बद इंतजामी देखने को मिले हैं। पनकी सब स्टेशन से बिजली की सप्लाई बिना वजह बंद की गई है। फॉल्ट के नाम पर सुबह से रात तक बिजली कटौती की जा रही है। गर्मी की मार झेल रहे लोगों ने बिजली घर में हंगामा किया है। अधिकारियों की मक्कारी का खामियाजा झेल रहे हैं स्थानीय लोग। प्रधानमंत्री शहर में 24 घंटे बिजली देने का दावा करके गए, जबकि हकीकत में बिजली विभाग की लचर कार्यशैली लगातार दिखाई दे रही है। लगातार कटौती से क्षेत्रीय लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, जिससे लोग आक्रोशित होकर हंगामा करने को मजबूर हो रहे हैं। पनकी सब स्टेशन में गुस्साई भीड़ ने धरना दिया है। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे लोगों ने जमकर नारेबाजी की। सूचना पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने में जुटी रही। पनकी सब स्टेशन का बताया जा रहा है ये पूरा मामला। अगली खबर बरेली से है, जहां एबीवीपी का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। बरेली कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर के खिलाफ ये प्रदर्शन देखने को मिला है। डॉक्टर आलोक खरे के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने लगाई गंभीर आरोप। सपा की जन संवाद यात्रा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन यात्रा बरेली कॉलेज में ले जाने को लेकर यह विरोध हुआ। सपा और एबीवीपी के छात्र संगठन आमने सामने आए। एग्जाम के दौरान सपा की यात्रा निकालने का विरोध किया गया। बारादरी क्षेत्र के बरेली कॉलेज परिसर का ये पूरा मामला है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां अवैध रूप से कारतूस बेचने वाला अरेस्ट किया गया है। क्राइम ब्रांच और चिन्हट पुलिस को मिली कामयाबी। चिन्हट पुलिस ने प्रदीप दीक्षित को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, धोखाधड़ी करके दूसरों का लेता था लाइसेंस और उसी लाइसेंस से लाइसेंसी शस्त्र की दुकानों से कारतूस खरीदता था और बाजार से अधिक दामों में बिक्री करता था। आपको बता दें, कम दामों से लाइसेंसी दुकानों से कारतूस खरीदता था और दुगने तिगुने रेटों पर बाजार में उसको अवैध रूप से बेचता था। अवैध रूप से करता था कारतूस की बिक्री। पुलिस ने प्रदीप दीक्षित पर एफआईआर दर्ज कराई। आपको बता दें, 2 रिवाल्वर और 110 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। 3 शस्त्र लाइसेंस और 1 स्कूटी की भी बरामदगी की गई। आपको बता दें, 32 बोर की कारतूस को 130 रुपए में खरीदता था और 300 रुपए में बेचता था, जबकि 315 बोर की कारतूस को 180 रुपए में खरीदकर 450 रुपए में बेचता था। महानगर के रहीम नगर नई बस्ती का रहने वाला है आरोपी। किसको कारतूस की सप्लाई हुई, पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। इसको लेकर पुलिस गहन छानबीन कर रही है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां नीट पीजी परीक्षा एक शिफ्ट में होगी और इस फैसले को लेकर बसपा सुप्रीमो ने स्वागत किया। इस फैसले का मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा की गुणवत्ता, पवित्रता और संचालन में सही कदम जरूरी है। मायावती ने बात कही, देश व राज्यों में एक परीक्षा के लिए एक दिन और एक शिफ्ट का सिद्धांत जरूरी है। तो देश में 15 जून को होने वाली नीट पीजी मेडिकल परीक्षा के 2 के बजाय एक शिफ्ट में कराने का माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश परीक्षा की पवित्रता, गुणवत्ता व इसके सुचारू संचालन की दिशा में सही कदम है। ये मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा ट्वीट कर इस फैसले का स्वागत किया गया। उन्होंने लिखा कि देश और राज्यों में एक परीक्षा के लिए एक दिन व एक शिफ्ट का सिद्धांत जरूरी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर, जहां थाने में मासूम बच्चे को मारे गए हैं थप्पड़ मारते सिपाही का वीडियो सामने आया है। थाने लाए गए मासूम के साथ सिपाही ने दुर्व्यवहार किया। पुलिस ने मासूम को किस जुर्म में पकड़ा, आपको बता दें, पुलिस ने मासूम को किस जुर्म में पकड़ा और क्यों पीटा, इसका जवाब अब देना जरूरी है। आला अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। खुर्जा नगर कोतवाली का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। आला अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है।
रुक करेंगे अगली खबर का। तंत्र में निष्पक्ष पत्रकारिता का चौथा स्तंभ परम आवश्यक है। देश और समाज को जब जब दिशा दिए जाने की जरूरत आई है, तब तक पत्रकारिता ने सकारात्मक भूमिका निभाई है। परतंत्र भारत में पत्रकारिता ने न सिर्फ स्वतंत्रता के मतवालों को प्रेरित किया, बल्कि पत्रकारों ने स्वयं सक्रिय सहभागिता भी निभाई। उक्त बातें बतौर मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने शुक्रवार को होटल दीप पैलेस में कही। नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन आई उत्तर प्रदेश की ओर से हिंदी पत्रकारिता दिवस 2025 पर हुए NUJ-I सम्मान समारोह एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में पत्रकारिता संगोष्ठी में बोल रही थी। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने आगे कहा, स्वतंत्रता के बाद देश और समाज की आवश्यकता के अनुरूप पत्रकारों ने हमें सकारात्मक राह दिखाई है। आपातकाल के दौरान जब जरूरत थी तो पत्रकारिता ने निरंकुश सत्ता को आईना दिखाया। जब सरकारों ने बेहतर कार्य किए तो सार्वजनिक पीठ भी थपथपाई। सेना के शौर्य के समर्थन में पत्रकारिता ने किसी योद्धा से कम भूमिका का निर्वहन नहीं किया। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज को दिशा देने वाले योद्धा हैं। आप सभी न्याय दिलाने से लेकर सामाजिक जागरूकता तक की प्रत्येक प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसी संगोष्ठियों से निश्चित ही विचारों का अमृत निकलेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में फर्जी फ्रेंड्स क्लब बनाकर लाखों का गबन कर व्यवसायी को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी का मामला सामने आया है। दरअसल लखनऊ के डालीबाग कॉलोनी के रहने वाले व्यवसायी विवेक भदौरिया का आरोप है कि कुछ लोगों ने गिरोह बनाकर पैसे को दोगुना और तिगुना करने के लिए एक कमेटी बनाकर 51 लाख से 2 करोड़ करने का झांसा देकर पीड़ित को अपने झांसे में फंसाया और उससे 21,07,708 रुपये वसूले। जब पीड़ित ने खुद को झांसे में फंसा महसूस कर अपना पैसा मांगा तो सालों उसे टालते रहे और जब पीड़ित ने पैसे की डिमांड घर जाकर की तो उन्हें धमकी और बंधक बनाकर वसूली का बनाकर पुलिस में फंसाने की साजिश रच दी। पीड़ित विवेक के मुताबिक ठाकुरगंज के रहने वाले राकेश कुमार अग्रवाल उर्फ हैप्पी अग्रवाल आनंदी वाटर पार्क के MD हैं, जिनके घर वो मंगलवार को उनके बुलाने पर अपने पैसे वापस लेने की बात करने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ गए थे, लेकिन उल्टा उनको ही राकेश अग्रवाल उर्फ हैप्पी अग्रवाल ने बैठाकर धमकी दी और स्थानीय पुलिस को बुलाकर अपना रौब झाड़ा और पैसे न लौटाने की बात कही, जिस पर वो वापस आ गए। लेकिन सोशल मीडिया से उनको पता चला कि हैप्पी अग्रवाल उर्फ राकेश कुमार अग्रवाल ने उनके खिलाफ ठाकुरगंज थाने में शिकायती पत्र देकर पीड़ित विवेक पर बंधक बनाकर वसूली करने का आरोप लगाया है। पीड़ित विवेक का कहना है कि इस मामले को लेकर कई साल हो चुके हैं। स्थानीय पुलिस स्तर पर जांच हुई है और मामला सही पाया गया, मगर पैसे न देने की नीयत से उल्टा उनको ही केस में फंसाने का मामला उनको सोशल मीडिया के जरिए पता चला। उनका कहना है कि कौन सही और कौन गलत है, पुलिस इस मामले की पड़ताल कर ताकि सारी सच्चाई सामने आ जाए। घटना सर लिखी है। मैं दिन मंगलवार को अपने ड्राइवर और सभी 2 मित्रों के साथ गया हुआ था। उन्होंने मुझे किसी के मार्फत कहा था कि आप घर पे आके बात करिएगा, तो उसी सिलसिले में मैं उनसे मिलने गया। फिर अंदर उनके नौकर ने खुद गेट का दरवाज़ा खोला, मुझे ड्राइंग रूम में बैठाया और फिर वो मुझसे बात की। उसी बीच में उन्होंने 100 नंबर डायल को फ़ोन कर दिया, प्लस चौकी इंचार्ज को बुला लिया गया। तो मैंने उनको चौकी इंचार्ज को भी सारी घटना बताई, उनकी रिकॉर्डिंग सुनाई, सारे कागज़ दिखाए, अपने तथ्य दिखाए। तो मतलब चौकी इंचार्ज के सामने भी वो मेरे ऊपर पूरा तरीके से हावी थे कि अभी मेरे जानते नहीं हो मेरे बारे में फलाना ढिकाना, और मेरे बहुत बड़े बड़े लोगों से संपर्क हैं। तो ये सब बात थी सर। उसके बाद चौकी इंचार्ज साहब ने मुझे कहा कि आपने सारे साक्ष्य लेके आइएगा और मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। लेकिन आज मुझे पता चला कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं मानसिक, और ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। मैं चाहता हूँ सभी उच्च अधिकारियों से इसकी जांच करा के मुझे न्याय दिलाया जाए। आपका क्या एलिगेशन है कि इनके ऊपर कितना पैसा बताया है? सर मैंने टोटल 21,07,760 रुपये इनको दिया है, जो कि 4-5 साल से ऊपर हो गया है। ये मुझे हमेशा वादा करते हैं कि अब दे दूंगा पैसा, लेकिन आज दिन तक मेरा पैसा नहीं मिला मुझे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित द ग्रैंड रेडियंट होटल में ठहरे नोएडा निवासी व्यापारी पवन कुमार त्यागी की कीमती घड़ी चोरी हो गई है, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पीड़ित व्यापारी ने होटल स्टाफ पर चोरी का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार
कुमार त्यागी होटल के कमरा नंबर 218 में ठहरे हुए थे। चेकआउट के दौरान उन्होंने पाया कि उनकी कीमती घड़ी गायब है। काफी तलाश के बावजूद जब घड़ी नहीं मिली तो उन्होंने इसकी सूचना होटल प्रबंधन को दी और फिर कैसरबाग थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस टीम होटल पहुंची और कर्मचारी से पूछताछ शुरू की। साथ ही कमरे और होटल परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कैसरबाग थाना पुलिस के अनुसार मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और तथ्यों के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। होटल प्रशासन ने भी पुलिस को जांच में सहयोग देने की बात कही। बांदा में जिला कृषि अधिकारी के भ्रष्टाचार व धान की तैयारी हेतु सोसाइटियों में खाद उपलब्ध न होने के चलते केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर किसान यूनियन ने आज बांदा विकास भवन में धरना प्रदर्शन कर व्यवस्था में सुधार करने की मांग करते हुए भ्रष्ट कृषि अधिकारी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें पूरा मामला बांदा के जिला कृषि अधिकारी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने केंद्रीय संगठन के निर्देश पर धरना प्रदर्शन करते हुए जिला कृषि अधिकारी की संपत्ति की जाँच करने की मांग करते हुए सभी समितियों में अविलंब खाद उपलब्ध करने की मांग की है। तो यहाँ पर जिला कृषि अधिकारी की नियुक्ति है ही नहीं, क्योंकि जो जिला कृषि अधिकारी वर्तमान में है ये जो है भूमि संरक्षण जलागम के भूमि संरक्षण अधिकारी हैं। उनको जिला कृषि अधिकारी और कई विभाग इनको सौंप दिए गए हैं। तो कई विभागों की वजह से ये सिर्फ विभागों में अपने ऑफिस में बैठते नहीं और सिर्फ जो है तो ये धन के जो है तो व्यवस्था में लगे रहते हैं कि कहाँ कितना मिल जाए। जैसा कि अध्यक्ष जी ने भी बताया, पिछले वर्ष जिले में कई जगह नकली खादें पकड़ी गई। जिनकी नकली खादें पकड़ी गई उन्हीं की गाड़ियों में बैठ करके जा करके उनके जो है सैंपल पास कराए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है। इनके माध्यम से कृषि विभाग में ही पिछले वर्ष जो है तो खरीफ में और रबी में इतना जो है तो मिनी किट्स में बंदर बाट हुआ। कई बार हम लोगों ने जो है तो मांग रखी इसकी जाँच के लिए। एक एक किसान एक एक मिनी किट के लिए जो है चक्कर लगाता रहा विभाग में। और यही बड़ोखर ब्लॉक का एक उदाहरण हमने दिया कि बिरबई गांव के एक लल्लू नाम के किसान को 21 मिनी किट दे दिए गए। तो क्या एक व्यक्ति को 21 मिनी किट दिए जा सकते हैं और आज तक उसकी जांच नहीं हुई? आज हमारा राष्ट्रीय निर्देशन पर डीएपी और यूरिया की मांग को लेकर के राष्ट्रीय निर्देशन पर धरना प्रदर्शन एआर कोऑपरेटिव के कार्यालय पर दिया जा रहा है, जिसमें सभी सहकारी समितियों में खाद की अभी तक उपलब्धता नहीं हो पाई है। इसके विरोध में हम लोग खाद की मांग कर रहे हैं, जिसमें सहकारी समितियों में खाद न होने के कारण प्राइवेट दुकानदारों से किसान लुटता है बाजार में और जिसका जिम्मेदार जिला कृषि अधिकारी होता है। और जिला कृषि अधिकारी बड़ा भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण सभी प्राइवेट दुकानदारों से किसान को लुटवाने का काम करता है, जिसमें पूरी तरह से उसकी संलिप्तता रहती है। और प्राइवेट दुकानदारों के यहाँ फर्जी खाद, डुप्लीकेट खाद बेची जाती है, जिसमें उसकी सहभागिता होती है और उसकी मिली भगत प्राइवेट दुकानदारों के यहाँ फर्जी खाद बेची जाती है। जैसे कि इनके राष्ट्रीय नेतृत्व से पूरे प्रदेश में इस समय उर्वरक के संबंध में सहकारिता विभाग के लिए धरना प्रदर्शन के निर्देश दिए गए हैं। उस निर्देश के क्रम में आज हमारे जनपद बांदा के किसान यूनियन ने यहाँ अपना रखा है धरने का कार्यक्रम, जिसमें हम अपने किसान भाइयों को ये अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे कुल 25 बिक्री केंद्र में 127 मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है और कुल 14 बिक्री केंद्रों पर 120 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। और हम शीघ्र ही 10 दिनों में समितियों की ऋण सीमाएँ पास कराएंगे, वो बन के आ रही हैं। और जैसे ही समितियों की ऋण सीमा स्वीकृत हो जाएगी तो हमारे गोदाम में जो और उपलब्ध है तो उससे भी हम ऑपरेशन शुरू कर देंगे। अभी हमें 20-25 जून तक के लिए जो भी उपलब्धता ज़रूरत है उसके लिए पर्याप्त है और हम लोगों ने 1 रैक यूरिया 1 रैक डीएपी की मांग की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर का नौ से है, जहां गर्मी के मौसम में जहां लोग राहत पाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं, वहीं कन्नौज के तिरवा क्षेत्र में अवैध कोल्ड ड्रिंक्स का बड़ा सिंडिकेट उजागर हुआ है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में करीब 1340 पेटियों में भरी 12,000 से अधिक 2 लीटर की बोतलें बरामद की गई हैं, जिन पर प्रसिद्ध ब्रांड माउंटेन ड्यू का लेबल चिपका हुआ था। इस नकली कोल्ड ड्रिंक्स का जखीरा तिरवा कोतवाली क्षेत्र से बरामद हुआ है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को
गिरफ्तार भी किया है और पूछताछ जारी है। बरामद की गई बोतलों की पैकेजिंग, गुणवत्ता और निर्माण स्थलों की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सिंडिकेट काफी समय जिले भर में सक्रिय है और इससे पहले भी गुरसाहायगंज क्षेत्र में 1000 से अधिक पेटियों की बरामदगी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद फूड विभाग की उदासीनता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जो अब तक कुंभकर्णी नींद में दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने नकली कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन को स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक बताया, जिससे फूड पॉइजनिंग, पेट की बीमारी और लीवर संबंधी समस्या हो सकती है। मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम हरिमन वर्मा है और मैं यहाँ सेल्स मैनेजर हूँ और ये कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में उसमें आता है देख रेख में। तो आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर हंसापुर में मिस्टर राधेश श्याम वर्मा हैं, उनके यहाँ पर कोई गाड़ी उतर रही है स्टॉक की माल की। तो जब वहाँ जाके देखा तो बैच नंबर चेक किया तो वो माल हमने जब कंपनी से चेक कराया तो डुप्लीकेट माल था और ये बहुत दिनों से ये रैकेट चल रहा है। इसी संदर्भ में 9 मार्च को गुरसाहायगंज में भी एक FIR दर्ज हुई थी, जो समधन में हमने स्टॉक पकड़ा था। वहाँ 1 लीटर था, तो करीब 1300 पेटी है ड्यू 2 लीटर की। ये हरिद्वार किसी पार्टी से आया है और ये रैकेट पूरा ये लोग इस तरह को माल डुप्लीकेट बेचते हैं, जिससे यहाँ पब्लिक के लिए जान का स्वास्थ्य का से खिलवाड़ हो रही है। तो मेरा अभी हमने अनुरोध किया और एप्लीकेशन दी FIR लगाने के लिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बलिया से है, जहां कल आपको बता दें बृहस्पतिवार को कोचिंग में पढ़ने जाने के नाम पर घर से निकले 3 छात्रों की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। तीनों छात्र दोकटी थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। तीनों छात्र कोचिंग न जाकर गंगा नदी में नहाने चले गए थे। पुलिस ने तीनों छात्रों का शव नदी से बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि 3 छात्रों के नदी में डूबने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च और रेस्क्यू शुरू किया गया। काफी प्रयास के बाद शुक्रवार को तीनों छात्रों का शव निकाल लिया। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना दुकटी पर 3 छात्रों की गंगा नदी में डूबने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल थाना स्थानीय की पुलिस मौके पर पहुंची। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी प्रयास के बाद आज 3 छात्रों का शव गंगा नदी से बाहर निकाला गया है। पंचायतनामा भरकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था है। जय हिंद। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर औरैया से है, जहां अब ब्रजेश शुक्ला को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाया गया है। जनपद औरैया के निवासी व पूर्व मंत्री ब्रजेश शुक्ला को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मद्य निषेध विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त करते हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। उनकी इस नई नियुक्ति से क्षेत्रवासियों में हर्ष का माहौल है। ब्रजेश शुक्ला मूल रूप से औरैया जनपद के देवरपुर फफूंद क्षेत्र के निवासी हैं। उनके पिता का नाम राजेंद्र कुमार शुक्ला है। वर्षों से सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय ब्रजेश शुक्ला पूर्व में भी मंत्री पद पर रह चुके हैं और प्रदेश की राजनीति में एक अनुभवी नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी नियुक्ति की जानकारी मिली क्षेत्र के लोगों और शुभ चिंतकों द्वारा उन्हें दूरभाष के माध्यम से शुभकामनाएं दी गई। सभी ने उनके उज्जवल भविष्य और प्रदेश के हित में उनके कार्यकाल की सफलता की कामना की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या के इनायत नगर थाने के तत्कालीन थाना अध्यक्ष जंग बहादुर समेत 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ SC/ST विशेष न्यायालय ने गैर जमानती वारंट NBW जारी किया है। वर्ष 2012 में कुचेरा निवासी आड़ती राजकुमार सोनकर से मारपीट और लूटपाट के मामले में इन पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगे थे। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि अनाज की फ्री सप्लाई न करने पर उसे जबरन थाने लाकर पीटा गया और उसकी सोने की चैन व 25,000 रुपए लूट लिए गए। इस मामले में हाईकोर्ट ने भी आरोपियों को राहत देने से इनकार करते हुए 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिसे अब तक अनदेखा किया गया। अब न्यायालय ने IG अयोध्या प्रवीण कुमार को निर्देशित किया है कि सभी आरोपियों को 20 जून तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह और अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह कर रहे हैं।
खबर हरदोई से है, जहां जिले के सांडी किला परिसर में अहिल्याबाई होलकर की जयंती का आयोजन धूमधाम से और श्रद्धा के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन हुए, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष रामजी गुप्ता ने मुख्य अतिथि समेत अन्य गणमान्य अतिथियों का अंगवस्त्र देकर सम्मान किया। इस अवसर पर नगरपालिका के सभासदों समेत कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। भव्य आयोजन में अहिल्याबाई होलकर के जीवन, समाज सेवा और उनके आदर्शों को याद किया गया। वक्ताओं ने उनके त्याग, नेतृत्व और जन कल्याणकारी कार्यों की सराहना की और उन्हें आदर्श महिला शासक और प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और वक्तव्य के साथ संपन्न हुआ। अगली खबर बलिया से। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी और जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनके समर्थकों में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर समर्थकों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल को ज्ञापन देकर जेड सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है और इस पूरे मामले पर जांच कर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने एवं जेड सुरक्षा की मांग की है। हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार के गरीबों के मसीहा, नौजवानों के दिलों की धड़कन माननीय अनिल राजभर जी, जो दिन रात मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के काम करते हैं, आज एक ऐसा दुराचारी नाम का कोई बंटी हंडल है नाम का है, इसको तो अब होता तो हम लोग जवाब दे देते, लेकिन ऐसे साफ सुथरे छवि वाले आदमी को जान से मारने की धमकी दिया हुआ है। फिर हमारे कार्यकर्ता जो है दुनिया भर के जो है सैकड़ों की संख्या में आकर माननीय राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री जी को और अमित शाह जी को डीएम के माध्यम से जो है उनको ये जो बड़ी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पत्र दिया गया है। मामला ये है कि हमारे जो कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी है, उनको जान मारने की धमकी मिली है, तो उनकी जेड+ सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ पत्र देने के लिए जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे राज्यपाल के लिए डीएम साहब को अभी ये कौन लोग हैं और किस तरह की धमकी और किस चीज़ को दिया गया है? मीडिया के माध्यम से मालूम चला कि बंटी हंडलर नाम का कोई लड़का है, वही धमकी दिया है। सोशल मीडिया किस तरह का धमकी है? वही जान से मारने की धमकी है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर और यहाँ कुदरकोट थाना क्षेत्र के रठा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई है। घटना शुक्रवार को उस समय हुई जब एक पक्ष द्वारा घर के सामने मिट्टी डालने को लेकर विवाद शुरू हो गया, तो जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। इस घटना में दोनों पक्षों के कुल 6 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत उपचार के लिए एवरा कटरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही इस मौके पर पहुंची कुदरकोट थाने के प्रभारी ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर प्राप्त कर ली गई है और जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों के अनुसार दोनों पक्षों में पहले से ही जमीनी विवाद चला रहा था, जो समय समय पर तनाव का कारण बनता जा रहा है। घटना के बाद गांव में पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है। दरवाजे में ही पड़ा था बिल्कुल। तो वहाँ में जे लोग अपनी बकरियाँ वगैरह बांधते हैं, भैंस बांधते हैं, पप्पू चाचा कर गए, ये विदेश चाचा वगैरह। तो इन लोग जे लोग मिट्टी डाल रहे थे वहाँ में, तो नरेंद्र चाचा नायक रोको हुए बेउम्मीदवार वाले लोग ही बनते हैं भाई साथ में इन लोगों के, तो उन्हें रोको हुए, लड़ाई शुरू हो गई। तो इनने शायद सब ने उनके ईट मार दी। तो बाकी बात फिर हमारे पिताजी आए गए, फिर थोड़ी उन्होंने लाठी आठी लाए मार देंगे। मिट्टी किससे डाल रहे थे? मिट्टी जो लोग एक ट्रैक्टर है वहाँ में आगे घंचा लगवाए हैं जेसीबी वालों।
बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में ननिहाल आई पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र की किशोरी से मुस्लिम समुदाय के युवक ने दुष्कर्म किया। आरोपी युवक ने उसका आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने आरोपी सानू अंसारी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही। पिता का कहना है कि उसकी सास बीमार थी। 2 माह पहले उनकी बेटी देखभाल के लिए ननिहाल आई हुई थी। इसी दौरान पड़ोस के रहने वाले सानू ने उससे दुष्कर्म किया और कई आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। इन वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर वह बेटी का शोषण करता रहा। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धारा में और धर्म परिवर्तन अधिनियम IT एक्ट समेत अन्य धाराओं में आरोपी सानू अंसारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोप है कि सानू अंसारी उनकी बेटी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था। बेटी ने उनको यह भी बताया कि सानू ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। को पीलीभीत निवासी एक व्यक्ति द्वारा थाना हाफिजगंज पे सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री जो अपनी रिश्तेदारी में ग्राम खाता थाना हाफिजगंज में रहने आई थी, उसका पड़ोस के रहने वाले एक दूसरे समुदाय के युवक द्वारा गलत काम करने की कोशिश की गई तथा आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया तथा धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया। उस सूचना के आधार पर थाना हाफिजगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में नामजद अभियोग को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण में अग्रिम नैदानिक कार्रवाई प्रचलित है। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के नंदनपुरा में रहने वाली गणेशी रायकवार की बेटी की शादी का जश्न उस समय माता में बदल गया जब मोहल्ले के कुछ शरारती युवकों ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। घटना 28 मई की है। बारात घर के बाहर खड़ी थी और मेहमान अंदर पहुंचे ही थे कि अचानक मोहल्ले के कुछ युवक नशे की हालत में शादी समारोह में घुस आए। उन्होंने खाना फेंक दिया, कैटरिंग का सामान बर्बाद कर दिया और शादी के माहौल में अफरा तफरी मचा दी। इस घटना से और मेहमानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पीड़ित परिवार ने सीपरी बाजार थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या हुआ, क्या शिकायत लेके आए? मैंने क्या है, हमें गरीब लड़की, हमने शादी करी अपनी लड़की की, सपना नाम है, और चंदा जोड़ के शादी करी। मोहल्ले वालों ने संजोग दिया है और तो कुछ लोग टीका मीका सब हो गया, तो कुछ जयमाला भी हो गई। जब खाने पे हुआ है तो बारातियों ने उदम कर दिया और कुछ लोग और भी थे, अब ये नहीं पता कौन था। उसमें 4 आदमी हमारे जान पहचान के थे, तो वो भी शामिल है इसमें। तो हम कल उसके घर पे गए समझाने के लिए कि भैया तुम आज हमारी लड़की की शादी में आपने 10 कुर्सी तोड़ दी और कल के दिन हम भी आपकी लड़की में शादी में करेंगे, तो आपको कैसा एहसास हुआ? तो कह रहे हैं आप कलेक्टर के पास पहुँच जाओ, FC के पास पहुँच जाओ, आप कुछ नहीं कर पाओगी हमारा। क्या हुआ, क्या था शादी में? शादी में खाना चल रहा था, फिर पता ही नहीं पड़ा। हम जयमाले पानी पिलाने लगे आज रिश्ते लोगों को, ये देखो पता ही नहीं पड़ा क्या बात पे लड़ाई हो गई और क्या बात पे दाग हो गया। जी उनने मेरे लड़के को मारा और कुर्सियाँ फेंकी और रिश्तेदारों का सरमर भी फोड़ दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्रकाश में आया है, इसमें बारात आई हुई है और उसमें कुछ व्यक्ति आपस में कुर्सी से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। और वीडियो को ज्ञात करने पर पता चला कि ये थाना सीपरी बाजार का है। अभी किसी तरफ से कोई तहरीर नहीं आई है, तहरीर आने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर चित्रकूट से। विश्व प्रसिद्ध पौराणिक तीर्थ चित्रकूट में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती के उपलक्ष्य पर नगर पालिका टाउन हॉल में भाजपा द्वारा महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बांदा चित्रकूट के पूर्व सांसद RK सिंह पटेल ने वरिष्ठ भाजपा नेत्री रंजना उपाध्याय, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन पंकज अग्रवाल एवं भाजपा अध्यक्ष महेंद्र कोठारी के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रहे पूर्व सांसद RK सिंह पटेल ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का संपूर्ण जीवन जन कल्याण और महिला सशक्तिकरण, सुशासन और आत्मनिर्भरता के लिए समर्पित रहा। माता अहिल्या देवी होलकर जी के 300 साल का जो जयंती का समारोह था, उस
कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आज हमारी यहाँ पर आदरणीय प्रदेश की उपाध्यक्ष रही हैं रंजना उपाध्याय जी मुख्य वक्ता रही हैं। हमारे ज़िले के महामंत्री, जिला अध्यक्ष, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष, हमारे जो है कोऑपरेटिव के अध्यक्ष, सभी हमारे नगर अध्यक्ष सहित तमाम पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ आकर के माता अहिल्या देवी होलकर जी के जीवन कृतित्व व्यक्तित्व पर सब लोगों ने विचार रखे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूँ कि माता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन से प्रेरणा लेकर के बहुत सारी सरकारी योजनाएं जो उन्होंने चलाया है। माता अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण के विषय अपने राज्य में, इस देश में एक अमूल्य योगदान उनका रहा है। तो उस तमाम चीज़ों से प्रेरणा लेकर के उन्होंने गरीबों के लिए कुएं बनवाए, तालाब बनवाए, घर बनवाए, शिक्षा के लिए दरवाजे खोले महिलाओं को, उन सारी चीज़ों से प्रेरणा लेकर के और जो मुग़लों ने, तमाम आक्रांताओं ने यहाँ पर हमारे जो शिवालय देवालय तोड़े थे उन सबको उन्होंने जीर्णोद्धार कराया, घाट बनवाए नदियों में। हमारी गंगा में जो है बनारस में भी अहिल्या देवी होलकर के नाम से घाट बना हुआ है। तो बहुत सारे धार्मिक काम किए उन्होंने और समाज सेवा के काम किए। और वो एक ऐसी अंगना थी जो बचपन में जिनकी शादी हुई, बचपन में शादी के बाद पति बहुत कम समय में वीरगति को प्राप्त हुए, फिर भी उन्होंने अपना राजपाट सकुशल चला। हमारी देश की एक महत्वपूर्ण वीरांगना रानी अहिल्याबाई होलकर जी जो जिनका 300 वर्ष पूर्व जन्मदिन था 31 मई, तो अब इस बार 31 मई को त्रिशताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, चूँकि महिला सशक्तिकरण की वो एक सशक्त हस्ताक्षर थी उस काल में, खंड में, तो उन्होंने ये कहा कि सभी जन जन तक वो पहुँचें और उन महिलाओं तक पहुँचें, वो प्रेरणा के स्रोत बने कि जिन महिला ने उस कालखंड में जब पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा थी, अन्य बहुत सी महिलाओं के लिए कुरीतियाँ थी, महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता था, ऐसे कालखंड में हमारी रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने पूरे विश्व को दिखाया कि कैसे महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं और ईमानदारी से, धार्मिक प्रवृत्ति के साथ और समाज को एक दिशा देते हुए कर सकती हैं। तो वास्तव में आज की महिलाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत हैं कि आज सशक्तिकरण का युग है। तो हमारी आज की महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां रानी अहिल्याबाई होलकर से प्रेरणा लें, उनकी जीवनी से कुछ संदेश लें और निश्चित रूप में समाज में आगे आके अपने उस कार्यों से समाज को कुछ दिशा दें। के नगला महताब मोहल्ले में ननिहाल आए एक युवक को गाली गलौज का विरोध करना उस समय भारी पड़ गया जब मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। मोहल्ले के कुछ दबंगों ने युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह युवक को लहूलुहान हालत में छोड़कर हमलावर फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को जिला अस्पताल पहुँचाया गया जहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे JN मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। घायल युवक ने हमलावरों के खिलाफ थाना देहली गेट में शिकायत दर्ज कराई है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतका के भाई ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। आपको बता दें कि महिला की शादी 1 वर्ष पूर्व हुई थी। मृतका के भाई ने सांडी कोतवाली पुलिस को दी तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। हम हरदोई जा रहे थे, हमारे पास फोन आया घर से कि पूजा ने गेट बंद कर लिया है। उनकी मम्मी बता रही हम बाहर बैठे हैं, पूजा गेट नहीं खोलने का कह रही थी कि हम अपनी भतीजी को छोड़ने गए थे, पूजा अंदर से गेट बंद कर लिया, गेट नहीं खोल लिया। मैं सूचना मिली तो वहाँ से चले हम अपने मौसी को फ़ोन किया, मौसी के भैया को, उसको बताया, फिर उसको सूचना दी, फिर वो आया, देखा तो ये घटना घटी। रुक करेंगे अगली खबर का। जनपद औरैया के कखाउतू क्षेत्र स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण आहार वितरण में भारी अनियमितता सामने आई है। खिचड़ी, दलिया समेत अन्य पोषण सामग्री बच्चों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही, जबकि अभिभावकों को मोबाइल पर सामग्री वितरण का मैसेज लगातार भेजा जा रहा है।
अभिभावकों की शिकायत के बाद मामला उजागर हुआ, जिसके बाद विभाग हरकत में आया। जांच में पोषाहार वितरण की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। लापरवाही का यह मामला कखाउतु आंगनबाड़ी केंद्र में सबसे ज्यादा उजागर हुआ है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। विभागीय जांच शुरू हो चुकी है और पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। गल्ला नहीं मिला, जिसका मैसेज मेरे मोबाइल में आया है गल्ला प्राप्त हो चुका है। जब हमने आंगनबाड़ी केंद्र में हमने फोन करी जानकारी की कि गल्ला बढ़ चुका है, तो हमने जब बढ़ है तो गल्ला नहीं मिला है, तो उसकी जानकारी हमको नहीं है। तो उसकी हमने ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज की है, जिसका मेरे पास टोकन नंबर जी वगैरह है मेरे मोबाइल में। तो इसमें कोई कार्रवाई हुई? अभी तक नहीं कोई कार्रवाई। उसमें कई गाँव के बच्चे हैं जो अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रहा है गल्ला। अगली खबर सीतापुर से, जहां नगर पालिका कर्मचारी अनुकूल सेठ को तेज रफ्तार कार ने रात में आंख अस्पताल रोड पर टक्कर मारी थी। इसके दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद नगर पालिका के कर्मचारी आक्रोशित होकर सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। नगर पालिका कर्मचारियों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। और इस बीच जौनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बड़ी खबर, किन्नरों का जिला अस्पताल में तांडव देखने को मिला है। जौनपुर से यह अहम खबर, किन्नरों का जिला अस्पताल में तांडव देखने को मिला है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में किन्नरों ने जमकर तांडव किया है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किन्नरों ने ड्यूटी पर तैनात कंपाउंडर पर बनाया दबाव। किन्नर मेडिकल स्टोर, आपको बता दें, मेडिकल रिपोर्ट बनाने का दबाव बना रही थी। अस्पताल के डॉक्टर ने मेडिकल कल बनाने की बात कही। डॉक्टर के मना करने पर किन्नरों ने जमकर उत्पात मचाया। किन्नरों का क्षेत्र बंटवारे को लेकर पहले से मारपीट हुई थी। ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। किन्नरों के एक पक्ष का मेडिकल बनाया जा रहा था, ये बात सामने आ रही है। किस तरीके से दूसरे पक्ष ने अपना मेडिकल बनाने का दबाव बनाया और इसके बाद मेडिकल कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। गुस्साए किन्नरों ने तोड़फोड़ और मारपीट की है। जिला अस्पताल के कई स्टाफ के घायल होने की खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का यह पूरा मामला है। किन्नरों ने जमकर उत्पात मचाया। अस्पताल के स्टाफ के मना करने पर जमकर मारपीट की है। गुस्साए किन्नरों के तोड़फोड़ और मारपीट कर उत्पात किन्नरों के द्वारा मचाया गया। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता सारस सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सारस, अगर बात करें इस मामले की तो क्या है ये पूरा मामला? किन्नरों के द्वारा अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जबरदस्त मारपीट और तोड़फोड़ की गई है, क्या है पूरा मामला? जी, आपको बता दें कि आज जौनपुर का जिला अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड करीब 9:30 बजे के पास जंग का अखाड़ा बन गया, जिसमें किन्नरों ने खूब उत्पात मचाया और डॉक्टरों की खूब पिटाई की। बता दें कि चलें कि दो किन्नरों का आपसी क्षेत्र बंटवारे को लेकर विवाद था, जिसमें एक पक्ष देर शाम मेडिकल बनवाया था और दूसरा पक्ष मेडिकल बनवाने को लेकर जब जौनपुर जिला के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा तो डॉक्टरों ने कहा कि आपका मेडिकल कल बनेगा, जिसको लेकर कहा सुनी। उसके बाद किन्नरों ने अपने लोगों को इकट्ठा कर लिया, जिसके बाद कई डॉक्टरों को किन्नरों के
समुदायों ने खूब पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि तरीके से किन्नरों ने जौनपुर के सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को जंग का अखाड़ा बनाया है। चित्रों में आप साफ देख सकते हैं। चित्र निश्चित रूप से विचलित करने वाली हैं कि किस तरीके से किन्नरों का आतंक मचता जा रहा है। बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले भी कोतवाली थाना क्षेत्र के एक इलाके में इसी तरीके का एक मामला सामने आया था, जिसमें किन्नरों ने खूब उत्पात मचाया था। वहीं बता दें कि इस पूरे मामले में दोनों पक्ष कोतवाली में विचार विमर्श चल रही है। और ये भी बता दें कि विपक्ष की तरफ से अभी तक कोतवाली पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली है। जी बिल्कुल सरस, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किन्नरों जिला अस्पताल में जमकर तांडव मचाया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हापुड़ से है, जहां चल रही 5 दिवसीय राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के दूसरे दिन योग महोत्सव का कार्यक्रम हुआ है। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश तोमर ने फीता काटकर और जिला पंचायत अध्यक्षा रेखा नागर ने दीप प्रज्वलित कर किया है। योगाचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य ने छात्राओं को विभिन्न योगासन कराए। इस मौके पर विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया, पूर्व विधायक कमलिक, जिलाध्यक्ष नरेश तोमर व रेखा नागर ने योगाभ्यास करते हुए योग का महत्व बताया। कॉलेज चेयरमैन एडवोकेट डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। अगली खबर सीतापुर से है, जहां हरगांव थाना क्षेत्र के कल्लापुर चौराहे पर भाजपा नेता के भाई की कार ने पत्रकार की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पत्रकार की कार डिवाइडर से टकराकर दूसरी ओर जाकर पलट गई, जिससे पत्रकार को चोटें आ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद जानकारी पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टक्कर मारने वाली कार को कब्जे में ले लिया। बाद में घायल पत्रकार ने थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। अगली खबर बांदा से, जहां बांदा जनपद के मटौंद थाना क्षेत्र में गोवध के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी सातिर तस्कर फैजान को पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से गोवध में लिप्त था और उसके खिलाफ कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज थे। की सूचना पर देर रात जब फैजान को पकड़ने की कोशिश की गई तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे दबोच लिया। मौके से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। जनपद बांदा थानाध्यक्ष मटौंद और जनपद की एसओजी के द्वारा 25,000 के इनामिया गौ तस्करी में वांछित अभियुक्त फैजान को मटौंद गौरिया रोड में मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसके पैर में गोली लगी है। इसको घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसका इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर है। जो जानकारी मिली है कि फैजान सतना का रहने वाला है, मुद्दा प्रयागराज धुमनगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। ये गौ तस्करी का सक्रिय अपराधी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सीमा में एक सक्रिय थे, जिसका जो है और भी आपराधिक इतिहास है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। इसके साथियों की तलाश की जा रही है और इसमें जो इस प्रकरण में जो भी विधिक कार्रवाई है अमल में लाई जाए।
बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव में मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर एसओजी और स्थानीय पुलिस ने एक जनसेवा केंद्र पर छापा मारकर फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपी मुकेश देवल अपने मकान के नीचे जनसेवा केंद्र चलाकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, फर्जी मार्कशीट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज तैयार कर रहा था। छापे के दौरान पुलिस ने 2 लैपटॉप, प्रिंटर, वेब कैमरा, थंब स्कैनर, रबर स्टाम्प और 27 आधार कार्ड समेत भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। मुकेश मौके से फरार हो गया है और उसकी फेसबुक प्रोफाइल में वह खुद भाजपा मंडल महामंत्री बताता है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। दिनांक 28/5/25 को मिलिट्री इंटेलिजेंस लखनऊ की बरेली इकाई द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुकेश देवल पुत्र पोथीराम निवासी महेशपुर थाना सीबीगंज अपने मकान के नीचे निजी दुकान में जनसेवा केंद्र व लोकवाणी केंद्र खोलकर अनुचित लाभ कमाने के लिए फर्जी तरीके से आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, 10वीं व 12वीं की मार्कशीट, डीएल व अन्य फर्जी दस्तावेज तैयार करता है। उक्त सूचना पर एसओजी व थाना सीबीगंज की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही कर मुकेश देवल की दुकान से 2 लैपटॉप, 2 प्रिंटर, आई स्कैनर, 1 वेब कैमरा, 1 थंब स्कैनर, 1 फिंगरप्रिंट मशीन, 6 रबर स्टैम्प, 2 LRI शील्ड, 2 माउस, 27 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 वोटर आईडी, 1 नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कार्ड बरामद किए गए। प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 248/25 पंजीकृत है। अभियुक्त मुकेश देवल अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर गाजियाबाद से, जहां मसूरी थाना क्षेत्र के चर्चित नाहल गांव में पिछले दिनों नोएडा पुलिस की टीम पर हुए पथराव और फायरिंग के बाद हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए। इस घटना में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी, जिसके बाद से गांव में पूरी तरह छावनी में गांव तब्दील हो गया। पुलिस प्रशासन लगातार हमले में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रहा है, लेकिन गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच जुमा की नमाज के समय भी सन्नाटा पसरा रहा। नमाज पढ़ने के लिए केवल कुछ ही लोग मस्जिद पहुंचे। अगली अहम खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में हुए बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार न्याय की जीत हुई है। इसको लेकर सीएम धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि आज न्यायालय ने इस मामले में तीनों दोषियों पुलकित आर्य, सौरभ बगोली और अंकित गुप्ता को सख्त आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई। इस फैसले ने न केवल अंकिता के परिवार को एक बड़ी राहत दी है, बल्कि पूरे प्रदेश की जनता में ये भरोसा भी मजबूत किया है कि कानून और सरकार न्याय दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। इस जघन्य अपराध के सामने आते ही प्रदेश सरकार ने तत्परता दिखाई। आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि सरकार इस मामले में किसी भी प्रकार की ढिलाई या रसूख बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही एसआईटी का गठन कर निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित की गई, जिससे सबूत मजबूत हुए और चार्जशीट ठोस बनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला हमारी बेटियों की सुरक्षा, न्याय के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार आगे भी ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अंकिता भंडारी को आज न्याय मिला है। ये न्याय केवल एक बेटी के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की बेटियों के लिए है। इस पूरे घटना क्रम में उत्तराखंड सरकार की भूमिका न सिर्फ सक्रिय रही, बल्कि उदाहरण पेश करने वाली भी रही। पहाड़ की बेटी, पहाड़ की बहन, जो भी घटना हुई उसका हमें बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। और जिस दिन ये घटना हुई, जैसे ही हमें जानकारी मिली, हमने संकल्प लिया कि हम निश्चित रूप से हमारी पहाड़ की बेटी को, पहाड़ की बहन को न्याय दिलाएंगे। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।